नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके ज्ञान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके जनरल साइंस से संबंधित जो महत्वपूर्ण और प्रीवियस ईयर ओल्ड क्वेश्चंस के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इस वीडियो में मैंने आपके लिए जो जनरल साइंस से जुड़े हुए जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो लिए गए। और आप जानते हैं कि हर बार हर एग्जाम में प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से जो घेंघा रोग है वो होता है। तो आपको पता है कि जो घेंघा है जिसे इंग्लिश में गोइटर के नाम से जाना जाता है, हिंदी में इसे घेंघा या गलगंड के रोग के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो रोग है वो आपके जो आयोडीन है उसकी कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो पावर ट्रांसफार्मर की जो कार्य प्रणाली का जो सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। जो आपकी जो ट्रांसफार्मर की बात की जाए तो इसकी जो कार्य प्रणाली के बारे में है वो आपके जो माइकल फेराडे है उनके द्वारा बताया गया था। इस कारण जो ट्रांसफार्मर की जो कार्य प्रणाली है वो आपके जो फेराडे के नियम पर जो कार्य है वो करती है। नेक्स्ट बात की जाए तो आपके रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली जो तरंग किस प्रकार की तरंगें होती है, यानी रडार सिस्टम में जो उपयोग की जाने वाली तरंगें किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। तो रडार में आपकी जो सूक्ष्म तरंगें होती है उनका उपयोग किया जाता है। रडार आपके जो वायु में उपस्थित सामने कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो उनकी स्थिति को जानने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। वही अगर आपके सोनार की अगर बात की जाए तो पानी के अंदर किसी भी वस्तु की जो स्थिति को जानने के लिए सोनार का प्रयोग है वो किया जाता है। तो इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो एक उड़ते हुए चक्र की जो प्रति सेकंड घूर्णन किस में मापी जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपकी जो स्ट्रोबोस्को है उसमें जो मापी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि निम्नलिखित में से प्लाज्मोडियम परजीवी है का वाहक कौन होता है। तो आपकी जो प्लाज्मोडियम परमाणु परजीवी है वो आपके जो इसका जो वाहक होता है वो आपके मच्छर होता है। और मच्छर ही कारण आपके शरीर में जो प्लाज्मोडियम को इंजेक्ट किया जाता है, जिसके कारण से आपके जो अन्य जो मच्छर से उत्पन्न होने वाले रोग है वो आपको होते हैं। नेक्स्ट बात की जाए तो लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो सामान्य रूप से जो लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया है वो आपकी जो रासायनिक अभिक्रिया का भाग होती है। लोहे पर जंग लगना इसमें आपके जो Fe2O3 है वो लोहे के जंग लगने के बाद होता है। यानी जब आपके ऑक्सीजन और आपके जो जल वाष्प के जो संपर्क में आता है उस समय लोहे पर जंग लगी जाती है। और ये जो अभिक्रिया होती है वो आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया में कुछ नया पदार्थ बनता है, लेकिन अगर भौतिक परिवर्तन की बात की जाए या भौतिक अभिक्रिया की बात की जाए तो इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है और साथ ही वापस पुराना पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है। तो ये बात जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपके पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है। तो आपको पूछा है कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो कितनी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपके जो 28 किलोमीटर प्रति मिनट है वो आपकी जो पृथ्वी की घूर्णन गति है। ये जो सारे क्वेश्चन है आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन है तो आप इसे जरूर अच्छे से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। आपके जो विकासवाद का सिद्धांत है वो आपके जो डार्विन है उस डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। वैसे चींटी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो फार्मिका होता है। इस कारण जब चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCOOH होता है। ठीक है, तो इसमें एक कार्बन की मात्रा एक होने के कारण जो फार्मिक अम्ल है इसे मेथनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके दो नाम हो गए। सामान्य रूप से कहें तो चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल, और अगर रासायनिक रूप से कहें तो आपके मेथनोइक अम्ल है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए तो अगर लोहे की छड़ पर अगर जंग लग जाए तो उसके भार में क्या परिवर्तन होगा। अगर आपके जो लोहे पर अगर जंग लग जाती है तो उसके भार में जो वृद्धि होगी, क्या होगा कि भार है वो बढ़ जाएगा या भार में वृद्धि है वो हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए
तो आपके किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, यानी कि कौन सा जो यंत्र है उसके द्वारा जो सौर ऊर्जा है उसको आपकी विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर लिया जाता है। तो इसमें जो फोटो वोल्टिक सेल है उसके द्वारा कहते हैं आपकी जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो आपके पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण का मान क्या होगा, यानी आपकी जो जी का मान इसमें पूछा गया है। तो आप याद रखिएगा कि जो पृथ्वी के जो केंद्र है उस केंद्र पर जी का मान 0 होता है। वही अगर पृथ्वी के अगर ध्रुवों की बात की जाए तो ध्रुवों पर इसका जो मान है वो मैक्सिमम होता है, और पृथ्वी पर उपस्थित सभी वस्तुओं के लिए जी का मान सदैव समान रहता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि पृथ्वी के केंद्र पर जो जी का मान आपका 0 हो जाएगा, और वही वही अगर ध्रुव की पूछे तो आपके जो मैक्सिमम मान है जी का 9.8 है वो आपके हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए तो कम तापमान को मापने वाला यंत्र को कहा जाता है। आप जानते हैं कि तापमान को मापने की किसमें मापा जाता है, तो आपका जो थर्मामीटर है उसमें द्वारा तापमान को मापा जाता है। लेकिन जो कम तापमान है उसको किसमें मापा जाता है, तो आपके जो क्रायोमीटर है उसमें आपके जो कम तापमान है उनको मापा जाता है। नेक्स्ट बात की जाए तो मनुष्य की सुनने की जो क्षमता कितनी होती है, तो सामान्य रूप से जो मनुष्य के सुनने की क्षमता है वो आपके जो 20 हर्ट्ज लगाकर आपके 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। लेकिन भाई अगर IR की बात की जाए तो आप यानी अवरक्त तरंगों की बात की जाए तो इसकी जो सुनने की क्षमता है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। लेकिन अगर भाई UV की बात की जाए यानी अल्ट्रा वायलेट या पराबैंगनी किरणों की बात की जाए तो उनकी क्षमता आपके 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो यदि आपके निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़ों को अगर जब एक साथ गिराया जाए तो सबसे पहले पृथ्वी पर कौन आएगा, तो अगर वह तीनों वस्तुओं को अगर निर्वात में गिराया जाए तो इसमें किसी भी प्रकार का जो वायुमंडलीय बल नहीं लगेगा। तो तीनों ये जब एक साथ है आपके जो पृथ्वी पर आके गिर जाएगी। लेकिन अगर मैं इसी तीनों वस्तुओं को निर्वात के स्थान पर किसी वायुमंडल में या किसी भी माध्यम में अगर गिराऊँ तो उस माध्यम का जो दाब है वो भी इन वस्तुओं पर लगेगा, जिसके कारण जो भारी वस्तु है वो सबसे पहले गिरेगी और हल्की वस्तु है वो सबसे बाद गिरेगी। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर निर्वात पूछे तो जो भी कोई भी वस्तु हो चाहे वो भार ज़्यादा हो या कम हो सभी साथ में गिरेगी। लेकिन यदि आपके वायुमंडल में वायुमंडल में या किसी भी माध्यम में अगर गिराया जाए तो जो सबसे भारी होगी वो सबसे पहले पृथ्वी पर आकर गिरेगी। नेक्स्ट बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन कांच का जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है, तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है आपकी जो सिलिका होती है वो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। नेक्स्ट बात की जाए तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, तो आपके जो परमाणु सिद्धांत है वो आपके डाल्टन है, उस डाल्टन के द्वारा दिया गया था। और डाल्टन ने कहा था कि आपके जो परमाणु होता है वो एक अविभाज्य कण होता है, यानी किसी भी उन्होंने कहा कि किसी भी पदार्थ को जब हम छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाए तो अंतिम रूप से एक ऐसा कण हमें प्राप्त होगा जिससे और अधिक हम उसे विभाजित नहीं कर सकेंगे, तो वो आपके परमाणु होगा। बाद में इस बात का खंडन भी होगा क्योंकि परमाणु को और 3 भागों में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आपके जो इलेक्ट्रॉन में भी विभाजित किया गया था। ठीक है। तो आपके परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो आपके डाल्टन के द्वारा दिया गया था। ये बात आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके पास है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। जो वॉशिंग मशीन सिद्धांत है वो जो वस्तुओं को फैलाती है, क्या करती है, फैलाती है, यानी उसकी जो परिधि पर जो लगने वाला बल होता है। इस कारण से इसमें जो अपकेंद्रीय बल पर के सिद्धांत पर कार्य करेगी। लेकिन अगर कोई वस्तु किसी केंद्र की ओर आकर्षित हो तो उसे हम कहेंगे कि अभिकेंद्रीय बल है उसमें लग रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपके जो अपकेंद्रीय बल है वो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपके पास प्रश्न है कि आघूर्ण बल की जो SI इकाई क्या होती है। तो आपको SI इकाई पूछ रहा है तो सबसे पहले आपकी जो बल की क्या होती है, तो बल की जो आपकी जो SI इकाई होती है वो आपके न्यूटन होती है। और वही अगर आघूर्ण पूछा जाए तो आघूर्ण पूछा जाए तो आपकी जो न्यूटन मीटर है वो हो जाएगी। 1 मिनट।
तो आपके जो अगर आपको आघूर्ण बल पूछा जाए तो इसकी जो इकाई है वो आपकी जो न्यूटन हो जाएगी। और वही के साथ में आघूर्ण दिया जाए तो आघूर्ण के साथ इसकी जो इकाई होगी आपकी जो न्यूटन मीटर है वो इसकी बल आघूर्ण की इकाई है वो हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है कि अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। तो आपके जो अल्जाइमर रोग होता है वो मुख्य रूप से मानव की जो मस्तिष्क है उसको जो प्रभावित है वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है। अस्थि मज्जा में आपके जैसे आरबीसी और इस सभी का निर्माण होता है। आरसीबी क्या आरबीसी का जो निर्माण आदि सबसे होता है तो इसे निर्माण को क्या कहा जाता है। तो इसका निर्माण को कहते हैं आपके हेमेटोपोइसिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके फ्लोरोसेंट लैंप में जो चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। फ्लोरोसेंट लैंप में जो आपके चौक का जो उपयोग है उसका जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि आपकी जो विद्युत धारा है उसकी जो प्रवाह को कम करना। क्या करना है, विद्युत धारा की जो प्रवाह को कम करना, इसका जो उपयोग है वो होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो यदि किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक आपके बराबर है लेकिन उसका जो परमाणु भार है वो भिन्न भिन्न है तो इसे तत्व को क्या कहते हैं। जब आपके जो परमाणु क्रमांक समान है और परमाणु भार अलग अलग है तो इसे हम कहेंगे आपके समस्थानिक के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा समस्थानिक हो जाएगा। लेकिन अगर वही आपके परमाणु भार समान हो जाए और परमाणु क्रमांक अलग अलग हो जाए तो इसे कहेंगे आप समभारी के नाम से जाना जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपके जो समस्थानिक यानी कि परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आप निम्नलिखित में से किन किरणों का उत्सर्जन है वो रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है। तो रेडियो एक्टिविटी के दौरान आपकी जो अल्फा है, आपकी जो बीटा है और आपकी जो गामा है, तीनों किरणों का जो उत्पादन होता है। लेकिन जो कैथोड किरण है उनका रेडियो एक्टिविटी के दौरान उत्पन्न नहीं होता है। और आपके जो कैथोड किरण है वो एक प्रकार से कहते हैं जो नेगेटिव किरण है वो होती है। वही अगर मैं एनोड किरणों की बात की जाऊँ करूँ तो एनोड है वो आपके एक प्रकार से पॉजिटिव किरण है वो होती है। ए से एनोड और ए से ही ऐड करना है यानी कि पॉजिटिव। ठीक है, तो आपके एनोड पॉजिटिव किरणें और कैथोड नेगेटिव किरणें हो जाएगी। और इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि रेडियो एक्टिविटी के दौरान कौन सी उत्पन्न नहीं होती है। तो आपकी जो कैथोड है वो नहीं होती। इसका मतलब आपको याद रखना है कि अल्फा बीटा और गामा तीनों उत्पन्न होती है। नेक्स्ट बात की जाए तो आपकी जो पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है। तो सामान्य सा प्रश्न है कि पीयूष ग्रंथि है वो आपके मस्तिष्क में उपस्थित होती है। इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जो अन्य सभी ग्रंथियों का जो नियंत्रण का कार्य है वो आपकी जो पीयूष ग्रंथि है वो करती है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो यही तरह रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।